चलो हम लोगों का आज का टॉपिक जो है, कल मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी को मैंने डिफाइन कर दिया था। लास्ट में रिलेशन बिटवीन आपका जे, सिग्मा और ई, और फिर हमारा रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर दिए थे। आज लिखिए, हेडिंग बनाइए। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, हमने मटेरियल का भी डिफाइन कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि कंडक्टिविटी के बेस पे आप मटेरियल को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो इसके संबंधित कल मैंने जाते जाते आपको मैंने बताया था कि द मटेरियल ऑन विच या द मटेरियल ऑफ विच द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई is known by conductor, and the material of which conductivity is very less or nil known by insulator, and the material of conductivity in between insulator and conductor is known by semiconductor. And in semiconductor without conducting charge can be transmit in the presence of a strong electric field, यानी किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में या हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन में जब हम सेमीकंडक्टर वाले मटेरियल को यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे चार्ज को बिना कंडक्ट किए हुए ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये क्यों ट्रांसमिट करता है तो ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे। आज हमारा है टॉपिक जो होगा आज हमारा टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपका हेडिंग लिखा जाए। टेम्परेचर इफेक्ट, इसी को थर्मल इफेक्ट भी बोलता है कोई। ठीक है, किसी बुक में आपको रहेगा ये थर्मल इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हम लोग पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, फिर बताते हैं कि वी हैव R इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ एनी स्क्वायर। R जो आपका प्रोपोर्शनल है 1/τ का, इसका डिस्कशन करना है क्योंकि हम लोगों ने लेंथ का भी डिस्कशन कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी डिस्कशन कर लिया, और हम लोगों ने नेचर ऑफ मटेरियल का भी, जो मेरा कल का क्लास था, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आइए रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से, मैंने इस चीज़ों के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है और वंस अगेन मैं आपको फिर से बता देता हूं, एकदम इसको ध्यान से सब लोग समझेंगे। आपका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इसका लेंथ ऑफ कंडक्टर को L ले लेता हूँ। EMF वाले किसी भी सेल या बैटरी से हम कंडक्टर वायर, मान लीजिए PQ, कंडक्टर वायर PQ के अक्रॉस एंड में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जो कि इसके दोनों एंड पे लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, और इसके इनसाइड में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की ओर है। जो भी इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जो जब तक उस पे दोनों सिरों पे, जब तक उसके दोनों एंड्स पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए थे, तो जिस तरह से गैस सिलेंडर के इनसाइड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो उसका पूरे इंटायर वॉल्यूम में कोई फिक्स डायरेक्शन में जिगजैग पाथ पे मोशन करता है, ठीक उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर वायर के इनसाइड में पूरे उसके वॉल्यूम में जिगजैग पाथ पे मोशन करता है। लेकिन व्हेन वी अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय द एक्सटर्नल सोर्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स skip the zigzag path, achieve linear path and direction toward the positive end, from negative end to positive end. Now the free electrons drifted from lower potential to higher potential at room temperature. At room temperature, drift velocity of electron E by mass of electron into tau at room temperature. जब मान लीजिए किसी कंडक्टर वायर के दोनों एंड पे जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगने के बाद इसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक फोर्स फील्ड करते हैं, जिसका डायरेक्शन है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो सारे इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है कि मैं लोअर एंड से हायर एंड की ओर या नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर जितना कम समय है मैं पहुंच जाऊं। लेकिन क्या है कि आपका कंडक्टर वायर का जो इनसाइड वाला जो एरिया है वो कंप्लीट हॉलो नहीं है।
हॉलो मतलब पूरा। अगर अभी इस क्लासरूम में कोई स्टूडेंट आया, लेट दैट उस एंड पे कुछ ऐसा खाने वाला सामान रखा हुआ है और ये सबको लाइन लगा के भेजा जा रहा है, वो अचानक इस रूम में आया, देखा अरे यार पानी पूरी की संख्या कम ही है, सब आ जाएगा तो फिर लूट मच जाएगा, वो दौड़ेगा लेने के लिए। लेकिन उसी के पीछे और लोगों को अगर लगा दे तो हो सकता है उसके पीछे कोई फास्ट रनिंग करने वाला हो जो उसको धक्का मार के पार कर जाएगा और वहाँ पे तो भारी झड़प होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी भारी झड़प होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वल फोर्स लगने के कारण उनका टेंडेंसी है कि मैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे बिना कोई टाइम को लैप्स किए हुए पहुँच के और एक पॉजिट्रॉन के साथ मैं अपने आप को न्यूट्रल कर लूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन मिल के न्यूट्रल होगा, तो टेंडेंसी है कि मैं इसको न्यूट्रल कर दूँ। लेकिन कंडक्टर वायर के इनसाइड में बहुत सारे लैटिस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, जिससे कॉलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, तभी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका नाम दिया गया। उससे कॉलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के भी बीच में कॉलिजन होता है, और ये कॉलिजन को एक बार में 1000 टाइम्स ये कॉलिजन होता है। ड्यू टू द कॉलिजन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर स्लोली गोज टू इंक्रीज, यानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब राइट नाउ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर गोज टू इंक्रीज, then the heat energy given to the free electrons या heat energy obtained by the free electrons in the form of kinetic energy, यानी जो हीट एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाती है, यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेता है, और काइनेटिक एनर्जी पाके उसका जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, सुन रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जितना वेलोसिटी से वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा था, उससे ज्यादा स्पीड से अब वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करना शुरू करता है। तो स्वाभाविक है कि जब किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगा तो आपको इसको जो एल डिस्टेंस को कवर करने में पहले जितना टाइम लगता था उसके कंपैरिजन में तो अब टाइम कम लगेगा, हाँ या ना। और अब जब टाइम कम लगेगा, सुन रहे हो ना, जब टाइम कम लगेगा तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं रेसिस्टेंस, हाँ या ना। रिलैक्सेशन टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना रेसिस्टेंस, तो रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेसिस्टेंस बढ़ा। तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर गोज टू इंक्रीज। समझ में आया? व्हाट द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस, कि कैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है आपको रेसिस्टेंस पे। तो अब लिखा जाए, तो मैं अब डायरेक्ट लिखूं इस बात को जब मैंने समझा ही दिया आपको। तो अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि टेम्परेचर भी जो हमारा कंडक्टर वायर पे जो पड़ता है, तो कंडक्टर वायर का एक अपना मेल्टिंग पॉइंट है, हर मेटल का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ तक टेम्परेचर नहीं जाता है। तो कभी कभी आपको मान लीजिए इस बात को असर्शन रीजन में ये आ जाएगा कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर गोज टू इंक्रीज, इज देयर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज्ड? नो, क्योंकि ध्यान देना है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको थर्मल वेलोसिटी, उसको थर्मल एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी तो मिल रहा है, लेकिन जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है तो उतना टेम्परेचर कंडक्टर वायर का नहीं बढ़ रहा है कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूट जाए, वायर का सॉलिडिटी ही खत्म हो जाए, वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाए। जब सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा तो फिर मामला कुछ और हो जाएगा ना। तो वहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ पे चेंज क्या क्या हो सकता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ तभी बढ़ेगा जब वो मेल्ट करेगा, जो कि संभव ही नहीं है। और आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है रिलैक्सेशन टाइम में, कि रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मोशन करने लगता है। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके अंदर में भी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो फ्री स्पेस में जो अवेलेबल हैं, टेम्परेचर बढ़ने के बाद उनमें भी एम्पलीट्यूड, उसमें भी ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड
हाई अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो वो भी अपने पोजीशन से जब वाइब्रेट करते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो और कॉलिजन बढ़ा, तो कॉलिजन बढ़ने के कारण धीरे धीरे टेम्परेचर आपका बढ़ते चला जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जिसके चलते रिलैक्सेशन टाइम आपका घट गया। तो लिखा जाए द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर increases with rise of temperature, increases with rise of temperature, increases with rise of temperature। चलिए अब लिखा जाए लाइन छोड़ के, if R naught is the resistance of a conductor wire, if R naught is the resistance of a conductor wire at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, and after time, and after the temperature T degree Celsius, and after the temperature T degree Celsius, after the temperature T degree Celsius, लिख रहे हो ना, after the temperature T degree Celsius, after increasing the temperature T degree Celsius, after increasing the temperature T degree Celsius, resistance of the conductor wire becomes RT, resistance of the conductor wire becomes RT, then RT इक्वल टू, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, R नोट इंटू 1 प्लस T नोट। एक तो 0 डिग्री सेल्सियस ने यूज़ किए थे, तो चलो तो क्या करें, T फाइनल माइनस T इनिशियल यूज़ कर लें, हाँ या ना, ये रिलेशन आपका यहाँ से आया। अब देखो तो RT आपका क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो न्यू रेसिस्टेंस हम लोग ऑब्टेंड किए, R नोट आपका कब 0 डिग्री सेल्सियस पे, अल्फा आपका भी मैं नोट कराऊंगा, और T फाइनल यानी T डिग्री सेल्सियस, और TI यानी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिखो यहाँ पे, ये इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन नहीं पढ़ना है, ये इक्वेशन कैसे ऑब्टेंड हुआ है नहीं पढ़ना है ना, लिखना है वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस of the conductor wire या of the conductor material, प्यारे बच्चों, the value of alpha varies metal to metal। हाँ, यानी अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग, मान लीजिए मेटल के लिए अल्फा का वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा। द वैल्यूज ऑफ अल्फा वेरी, द वैल्यूज ऑफ अल्फा वेरीज मेटल टू मेटल, ठीक ना, यानी अलग अलग मान लीजिए मेटल्स होंगे, ठीक है ना, लाइन कि द वैल्यूज ऑफ अल्फा वेरीज मेटल टू मेटल, यानी अलग अलग मान लीजिए कि मेटल के लिए आपका अल्फा का वैल्यू अलग अलग होगा। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, इफ TF माइनस TI इक्वल टू T तो हो सकता है ना, क्योंकि T फाइनल तो हमारा राइज ऑफ टेम्परेचर T, और TI को तो हम लोग अभी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ने लिए हैं, तो देन RT इक्वल टू आपको R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, हाँ या ना। अब चलो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, RT इक्वल टू R नोट प्लस R नोट अल्फा टी, हो गया ना। तो देखो तो RT माइनस R नोट बाय R नोट इंटू T इक्वल टू अल्फा, हाँ या ना। तो ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब आपका देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि कितना टेम्परेचर मेरा राइज किया, तो ये तो आपका कितना रेसिस्टेंस मेरा राइज किया, तो ये तो आपका चेंज इन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस और मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब मान लीजिए अभी रूम टेम्परेचर हम लिए हैं, रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिए हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर वायर का अगर हमको मान लीजिए रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एंड आफ्टर इज इंक्रीजिंग सम टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर, नाउ सच या फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर
इतना डिग्री सेल्सियस इफ अल्फा गिवन आपका रहेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे तो T2 माइनस T1 न करेंगे, तो ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला आ गया। नोट कीजिए, द इंक्रीज इन, नोट कर लिया, इसको नाम लिखना है, हेंस द इंक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस per unit original resistance, per unit original resistance, per degree rise of temperature, per degree rise of temperature, per degree rise of temperature is known as, सुनो ना, देखो ना यहाँ, increase in resistance per original resistance per rise in temperature is known as temperature coefficient of resistance of a given conductor. Temperature coefficient of resistance, temperature coefficient of resistance। समझे बातों को? नहीं बोल रहे हो, कोई दिक्कत? यानी आपको मैंने क्या बताया कि क्या रीजन है उसके पीछे टेम्परेचर राइज करने का, मैंने बता दिया क्यों होता है। अब ये टेम्परेचर राइज करेगा तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, इसके लिए क्या रिलेशन हमारा आया कि अगर आपका मान लीजिए, इसको हम लोग आर फाइनल भी ले सकते थे, तो लेट अ कंडक्टर मटेरियल ऑफ रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज आर नॉट, एंड आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर टी, रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल कंडक्टर या रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बिकम्स आर टी। नाउ द रिलेशन आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे हम लोग क्या टी फाइनल थे, टी माइनस 0, तो हमने टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख दिया। ये तो मेरे को मालूम ही है कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू टी, क्योंकि हमने इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया है। तो यहाँ से आपका अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट बाई टी। तो यानी ये आर टी माइनस आर नोट क्या, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, हाँ है ना, इंक्रीज इन, इस रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या यूज किए, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस, पर टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इस गिव अस द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे एक बात और प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक लाइन में लिख देता हूँ कि इफ, लिखो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मटेरियल, इफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मटेरियल, इससे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, तो एकदम थोड़ा अच्छे से, हाँ पक्का आपको अल्फा निकालने के लिए देगा, नहीं तो द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछेगा, ठीक है। चलिए क्या बोले मैं, इफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मटेरियल एट T1 डिग्री सेल्सियस इज, at T1 degree Celsius is R1 and after rising the temperature at T2 degree Celsius resistance of the material becomes R2, resistance of the material becomes R2, then देखो तो क्या होगा रे प्यारे बच्चों, R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस, नहीं बोल रहे हो, तो देखो तो यहाँ से R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1, अरे होगा, अच्छा R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा इंटू T2 माइनस T1, हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा इक्वल टू, तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर या पर यूनिट डिफरेंस इन टेम्परेचर गिव अस द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, हाँ है ना। चलो नोट करो, बताऊं आगे, हाँ। अब देखो तो SI यूनिट ऑफ, ध्यान देना है कि SI यूनिट ऑफ अल्फा इज, देखो तो आपका रेसिस्टेंस, सुनो यहाँ, चेंज इन रेसिस्टेंस तो आपका ओम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, तो ओम, ओम से ओम कैंसल, टेम्परेचर डिफरेंस या तो पर सेल्सियस या पर केल्विन, तो यहाँ पे लिखोगे पर केल्विन, है ना,
यूनिट ऑफ, SI फिर मत लगाना, तब लिखना यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, क्या हो जाएगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, थीटा का पावर -1, हाँ या ना। केल्विन का डायमेंशन फॉर्मूला थीटा होता है ना। लिखो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या क्या लिखा है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन etc। क्यों, बिकॉज ऑफ rise in temperature is responsible for increase in resistance for the कंडक्टर। अभी जो हम लोग मेटल्स लिए हो क्या है, कंडक्टर ना है। और अभी हमने तुरंत क्या पढ़ा कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है तब ना आपका R2 - R1 पॉजिटिव आएगा, और T2 - T1 तो ये भी पॉजिटिव है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो उस कंडीशन में उस मटेरियल का अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव उसी मेटल का होगा कि जिसका टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। चलो लाइन छोड़ के स्टार पॉइंट बनाइए। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव फॉर The value of alpha is negative for insulator and semiconductor. The value of alpha is negative for insulator and semiconductor. The value of alpha is negative for insulator and semiconductor. अब इसका एग्जाम्पल आप क्या ले लोगे, जो भी लिखना है एग्जाम्पल में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, प्लास्टिक और ग्लास, रबर etc। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तो आपका सेमीकंडक्टर का हो गया, ठीक है। रबर, ग्लास, प्लास्टिक ये सब आपका क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो इंसुलेटर का क्या होता है, अल्फा का वैल्यू निगेटिव इस बात को कंफर्म करता है कि आपका राइज इन टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है डिक्रीज इन रेसिस्टेंस, किसमें, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर में तो राइज इन टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, यानी उसमें तो आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट हो गया, अब लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, हो गया ये कंप्लीट आपका। अच्छा एक बात आपको बता दो जरा मेरे को कि कॉन्स्टेंटेन या यूरेका या मैग्नीन ये सब आपका स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीन या यूरेका का ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आपको बताएगा ना। येलो बल्ब का जो फिलामेंट है वो कॉन्स्टेंटेन का बना होता है, वाई, क्या रीज़न है इसके पीछे, हाँ, टंगस्टन का ही। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और क्या, मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा होता है, और क्या होता है बताओ। अल्फा जो आपका वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होता है, उसका अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत आपका स्मॉल होता है, और ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी, उसका रेसिस्टिविटी आपका बहुत ज़्यादा, तभी वो बल्ब जलता है। ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट्स वाई यूज्ड इन कॉन्स्टेंटेन, यूरेका एंड मैग्नीन वायर इन स्टैंडर्ड कॉइल। मेंशन करोगे, नोट करना है। ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर, ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, कॉमा लिखना है। एलॉयज यानी ये आपका प्योर नेचुरल नहीं मिलता है, हम लोग इसको बनाते हैं। एलॉयज लाइक मैग्नीन कोमा यूरेका एंड कॉन्स्टेंटेन are used in making a standard resistance coil, used in क्या, making a standard resistance coil। इन रेसिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा आपका प्रोड्यूस होगा, तो आपका क्या वहाँ से हीट, तो इसीलिए वो आपका लाइटनिंग करता है।
लिखा जाए वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो चलो, तो हम लोगों को ऑलरेडी ध्यान देना है कि इसका डिस्कशन हम लोग के लिए इजी इसलिए है कि हम अभी तुरंत रेसिस्टेंस का पढ़े ही हैं। क्या पढ़े हैं? रो इक्वल टू, ध्यान देना है कि वी हैव, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कि वी हैव रो इक्वल टू क्या, अरे आर इक्वल टू हम लोग एक चीज़ यहाँ छोड़ दिए, ये तो तुम लोग भूल गया, ये तो तुम लोग लिखाया नहीं, इतना लेक्चर मैंने कंप्लीट देते रह गया और ये छूटा रह गया। जो लोग अनजान आदमी मान लो चेक को करने के लिए खोलेगा तो बोलेगा जी भाई यार लिखे हुए नहीं है ऐसे। चलो ये बोल के इसको करेक्ट हम लोग कर लिए। अब देखना, वी हैव रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई बाय एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से भी आपका एक बात को कंफर्म आ रहा है कि रो मेरा 1 बाय रिलैक्सेशन टाइम का क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये आपका यानी रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर से कंक्लूजन में मेरा ये आता है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, ध्यान से सुनना है कि ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर इज responsible for rise in resistance या increase in resistance in the conductor. So similarly, when the temperature rise of the conductor, then resistivity of the material also goes to increase. हाँ है ना, यानी resistivity भी उसका बढ़ेगा। तो लिखा जाए, इसको नोट करा, लिखो। अच्छा, ये सिर्फ 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड ही कर रहा है आपका। रेसिस्टिविटी किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है? एक आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग इतना टेम्परेचर तो दे नहीं रहे हैं कि वो आपका मान लीजिए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाए, उतना तो हम लोग टेम्परेचर दे नहीं रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ इतना टेम्परेचर दे रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाए। तो लिखा जाए रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, resistivity of conductor increases with increase in temperature, with increase in temperature। अब चलो प्यारे बच्चों, एक बात तो हम लोग जानते हैं कि we know that, ध्यान देना है कि we know that क्या, कि जिस मटेरियल का, एसी बंद कर दीजिए, विंडो तो ओपन कर ही लेना। एक बात तो हम लोग जानते ही हैं क्या, कि रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला भी तो कुछ कॉमन ही है ना। देखो ना यहाँ पे इसका आपका है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए कि वही फॉर्मूला इसका है, सिर्फ आपका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका अलग से है। तो रेसिस्टिविटी जो है आपका वो प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का। तो ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज इन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर रेसिस्टिविटी। अरे हाँ है ना, कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो जब मेरा रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला आया तो वी नो दैट कि रो प्रोपोर्शनल आर, तो देयरफॉर रो 2 इक्वल टू रो 1 इंटू 1 प्लस, नहीं बोल रहे हो, अल्फा T2 माइनस T1 नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी कंडक्टर मटेरियल का या किसी मान लीजिए कंडक्टर मेटल का है ना, कि अगर मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे अगर उसका रेसिस्टिविटी ρ1 है और आफ्टर इंक्रीजिंग या आफ्टर राइज द टेम्परेचर T2 रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बिकम्स ρ2, देन द रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड कि ρ2 माइनस ρ2 इक्वल टू ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। लिखो, लिख दिया, वेयर, इसको रिलेशन ये इक्वेशन लिख लिया, वेयर ρ2 एंड ρ1 आर द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2 एंड T1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वेयर ρ2 एंड ρ1 आर द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2 एंड T1 respectively and alpha is called। अब सुनो प्यारे बच्चों, वहां पे जब रेसिस्टेंस के फॉर्मूला में हम लोग अल्फा का यूज किए तो वो आपका था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पे रेसिस्टिविटी का इक्वेशन में यूज किए हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अल्फा इज
एंड अल्फा इज क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। कोई दिक्कत? चलो अब यहां से देखो तो प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात और ध्यान दो कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेसिस्टेंस का वैल्यू में भी बड़ा बदलाव कुछ नहीं, मतलब रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है कि जो मान लीजिए कोई बड़ा वैल्यू कि वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों को बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपका रेसिस्टेंस वही बढ़ेगा जो रिलैक्सेशन टाइम के घटने से बढ़ सकता है, समझ गए? और कोई अदर फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करना है। अदर किसी फैक्टर्स को कंसीडर करोगे तारे बरक जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फिर क्या पढ़ोगे? कैसे तारे नहीं रहेगा तो करंट कैसे पास कराओगे? ठीक है, तो एकदम इसको दिमाग में ऑब्जर्व करके चलना है कि टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस या टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेसिस्टिविटी का जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज करने के लिए हम लोग रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो चलो, तो यहाँ से आपका अल्फा इक्वल टू आ जाएगा ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाय, बोला जाए ρ1 इंटू T2 माइनस T1। लिखो स्मॉल चेंज इन, सुनना है यहाँ पे, स्मॉल चेंज इन रेसिस्टिविटी ड्यू टू चेंज इन स्मॉल टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन स्मॉल टेम्परेचर। तो लिखो यहाँ यार अल्फा ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज, इसको लिखने के बाद अल्फा का वैल्यू लिखे हैं ना यार, अल्फा ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज, यार अल्फा ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी, ये तो आपका फ्रैक्शनल चेंज इन आएगा। ऑलरेडी मान लीजिए कि हम लोग डी रो का वैल्यू बहुत छोटा है, उसमें आप ρ1 बड़े वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो फ्रैक्शनल चेंज इन होगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी ब्रैकेट में लिखना डी रो बाय ρ1, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज। रेसिस्टिविटी में यहाँ ये बात, ये जो है ना ब्रैकेट में वो लिख लेना, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी डी रो बाय ρ1 इन यूनिट, क्या बोले हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी इन यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज dt, ब्रैकेट में लिख लेना dt, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी सुनो कि किसी भी मटेरियल के या किसी भी मेटल कंडक्टर का अगर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर होने के कारण जो उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी आया है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। नहीं आया ये वैल्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा सुनो, चाहे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, बोथ का आपका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टिविटी का जो आपका यूनिट होगा डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ 1 बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस को तो आप पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन में आप मेजरमेंट करोगे और उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आपको m0 L0 T0 थीटा का पावर -1 के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 ग्राफ को डिनोट करता हूँ और तीनों ग्राफ का मैं आपको अलग अलग डिस्कशन करूंगा कि हाउ द राइजिंग द टेम्परेचर। अब जैसे मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सुन रहे हो ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने बोला था कि फिजिकल कंडीशन अगर किसी भी मेटल कंडक्टर का, तुम लोग ना बीच बीच में ना किसी का ध्यान वान नहीं है, तुम लोग को लगता होगा कि हम भाड़ा पे आए हैं क्या, बक 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 कर रहे हैं, कोई इधर कर रहे हो कोई उधर कर रहे हो, और सबका जहाँ जहाँ जो गर्दन रहेगा वो शक्तिमान वाला स्टॉप लगाएंगे और जो जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में गर्दन टेढ़ा करके घर भेज देंगे। अटेंटिव रूप पढ़ा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पक्का देखना, इसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, अभी लिख लो, बिहार बोर्ड और CBSE दोनों में आज के सिर्फ टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। इतना डिस्कशन तुम देखना कहीं कोई किया हुआ भी नहीं रहेगा, इन सब सारे टॉपिक पे लोग बगली मार के निकल जाते हैं एक लाइन लिखा के, तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस बनाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सब लोग कॉन्शियस होकर सुनो सीखो जो बता रहे हैं। चलो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैंने ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ का सबसे की पॉइंट ये था कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर मेटल इज अनचेंज्ड या रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी फिजिकल कंडीशन उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलो मैंने लेंथ को नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर तो राइज कर रहा है ना,
तो ड्यू टू द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर आपका ओम्स लॉ वहाँ पे फेलियर हो जाएगा। ओम्स लॉ बोला है कि भैया आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आपको लेंथ ऑफ मेटल भी आपको नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यानी फिजिकल कंडीशन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल डजंट चेंज, देन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासेस थ्रू इट। इन भी प्रोपोर्शनल आई तब होगा जब एल, ए और टाउ, टाउ पे न डिपेंड कर रहा है टी, अरे टाउ पे न रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो एल, ए और टाउ या एल, ए, टी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तो ओम्स लॉ वैलिड है। लेकिन हेयर ड्यू टू द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर गोज टू चेंज, तो यहाँ पे तो ओम्स लॉ क्या हो गया, फेलियर। ओम्स लॉ फेल करना शुरू करेगा। तो ओम्स लॉ में मैंने तुमको ग्राफ पढ़ाया था, सुन रहे हो मेरी बातों को, ओम्स लॉ में मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया कि जब V और I का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी स्लोप ऑफ जो आपका स्ट्रेट लाइन होगा एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, दैट इज प्रूफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी लाइन को स्ट्रेट लाइन क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कोई भी लाइन का स्ट्रेट लाइन कब, कि किसी भी पॉइंट पे आप उसका स्लोप का वैल्यू 3-4 पॉइंट पे निकालो, अगर सब जगह स्लोप का वैल्यू अगर उसका इक्वल आएगा तो आपका क्या कि वो स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लीजिए सिंपल बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो फिर इसमें मैथ्स एंट्री मार दिया ओम्स लॉ में भी, है ना, तो देखो यहाँ पे आपका एकदम, अगर मान लो ये हमने ड्रॉ किया है तो यहाँ पे आप तुम कई सारे पैरेलल लाइंस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ का चूंकि m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू, तो m इक्वल टू टेन थीटा पढ़े हो, हाँ है ना, तो अगर आपका यहाँ पे जितना थीटा का वैल्यू है यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, तब ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अब क्या है आपका, ये कब, जब आपका V प्रोपोर्शनल I था और ओम्स लॉ आपका वैलिड था, लेकिन ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर ये जो स्ट्रेट लाइन है अब आपका किसी कंडक्टर वायर का होना ऐसे चाहिए, कल्पना है, इमेजिन है, होना ऐसे चाहिए, ये होता ऐसे है, यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, ये ऐसे ऐसे आपको मिलता है। तो मैं सारा आपको मेटल, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। देन आफ्टर वी विल डिस्कस ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, चलो तुम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में NCERT अभी ऐसा ऐसा चैप्टर डिलीट किया है कि जिसको डिलीट करने से ना सिलेबस आसान हुआ और ना कुछ उसमें परिवर्तन। ऐसा चीज़ को डिलीट करता है जिसको पढ़ाना एकदम नितांत आवश्यक है, उसके बिना पढ़े बाकी का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो डिलीट करने से क्या फ़ायदा। केमिस्ट्री वगैरह में कुछ कुछ डिलीट किया है जिसका कोई मतलब नहीं, बेवजह। हमको लगता है ना कि ये लोग जैसे कंप्यूटर में नहीं, छोटा बच्चा डिलीट बटन दबा देता है तो कोनो फाइल इंपॉर्टेंट रहे डिलीट हो जाता है, तो वही सिस्टम इस सरकार का है कि डिलीट करना है तो जाके 2 पन्ना डिलीट कर दिया बिना पढ़े कि 2 पन्ना में क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट सब यही मजाक कर रहा है। अभी जो आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो आप लोग पढ़े हो ये ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें साइन लॉ, कोसाइन लॉ, ये सबको हटा दिया है अब जेईई मेंस। अब बताओ इसको बिना पढ़े तुम फिजिक्स में लेबनिज़ थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे, वेक्टर जो एडिशन पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या करोगे, तो दिक्कत है। चलो प्यारे बच्चों, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जरा ध्यान देना है। ग्राफ में थोड़ा बुक के हेल्प से ही बनाऊंगा क्योंकि इसमें डेटा का जरूरत होगा, ऐसे तुम्हारे NCERT में भी वो ग्राफ होगा। चलो प्यारे बच्चों, ये 3 आपका A, B और C रेसिस्टिविटी को समझने के लिए ड्रॉ कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चलो अब सुनो प्यारे बच्चों ध्यान से, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल, जब वैल्यू इज अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए आपका द वैल्यू ऑफ अल्फा जो है वो पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब चलो ध्यान दो, जनरली जो मेटल है उसका जो आपका टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी का जो वेरिएशन है वो 500 केल्विन के बाद, 500 केल्विन के बाद देखने को मिलता है, समझ गए, 500 केल्विन के बाद देखने को मिलता है। अब क्या है कि 500 केल्विन यानी एबव द रूम टेम्परेचर, ये सॉरी एबव द 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट रूम टेम्परेचर, एबव द 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बिलोंग्स टू 273 केल्विन, हाँ है ना। तो आपका मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस से एबव पे आपको ये चेंज होने को देखने को मिलता है। तो अभी जो हमारा ये पहला जो डायग्राम है ये हमारा कॉपर का है,
ये कॉपर का अगर मटेरियल है, कॉपर कंडक्टर अगर हमारा है, तो यहाँ देखिए 273 डिग्री पे रो नोट यानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेसिस्टिविटी ये बता रहा है। स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसका रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, बाद में इसका रेसिस्टिविटी में आपका चेंजिंग का ग्राफ आपको मिल रहा है। ये जो आपका ग्राफ यहाँ पे दूसरा जो ग्राफ आपका नाइक्रोम का है, जो नाइक्रोम आपका डायरेक्ट मान लीजिए कि मेटल तो है नहीं, ये आपका एलॉय है। किसका नाइक्रोम किसका एलॉय है? निकेल, आयरन और क्रोमियम का। और इसका जो आपको टेम्परेचर वेरिएशन जो है, जो मैग्नीन और यूरेका का जैसा कि आपका है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन का है, ठीक उसी तरह से आपका नाइक्रोम का भी वही आपका है कि टेम्परेचर मान लीजिए कि आपका इंक्रीज करने के बाद स्लोली यहाँ से आप देखिए कि लगभग आपका यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई खास बदलाव आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन देन आफ्टर आपका इसका चेंज आपको मिलेगा। यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का है, कि इसका डिस्कशन बाद में करते हैं। चलो इन दोनों का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडक्टर मेटल के लिए आप ध्यान दीजिए कि ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम को डिक्रीज करता है, रिलैक्सेशन टाइम के वैल्यू को डिक्रीज करता है, वहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में आपका क्या है कि टेम्परेचर राइज करने के बाद रेसिस्टिविटी के वैल्यू घटेंगे। तो क्या होता है, अब आपको प्यारे बच्चों बता दूं मैं कि जिसमें आप इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर इफेक्ट देते हो, टेम्परेचर आपका बढ़ता है, तो उसमें आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है और रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज करता है। अब देखिए एन का वैल्यू भी बढ़ा, सुन रहे हो ना, एन का वैल्यू भी बढ़ा और आपका क्या हो गया, वहां रिलैक्सेशन टाइम ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन भी आपका डिक्रीज किया। लेकिन फाइनली रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना डिक्रीज करता है उसके कंपैरिजन में एन का वैल्यू बड़ा होता है। इसीलिए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल गोज टू डिक्रीज। एन का भी वैल्यू वहाँ पे है और टाउ का वैल्यू भी घटता है, लेकिन इफेक्टिव कौन होता है? एज कंपेरिजन टू टाउ एन का वैल्यू ज़्यादा इफेक्टिव होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो लिखो एक पॉइंट इसमें, ये सब आपका पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, 3 नंबर का आएगा, तो वहाँ पे आपको ये सब डायग्राम बना के दिखाना होगा। नोट कर लो प्यारे बच्चों, स्टार पॉइंट बनाइए। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल कंडक्टर्स, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब तो सीधा ना है कि राइज इन टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। लिखा जाए लाइन छोड़ के, फॉर मोस्ट मेटल्स कॉमा द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज linearly with increase in temperature over a temperature range of about 500 Kelvin, यानी इसका मतलब क्या है, एबव द रूम टेम्परेचर भी हम लोग बोल सकते हैं, या एबव द मान लो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए फिर उसके बाद अब लिखिए, फ्रॉम फिगर ए द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर विथ टेम्परेचर। चलो प्यारे बच्चों, मैंने क्या आपको जब ये स्टेटमेंट लिखाया कि फॉर मोस्ट ऑफ मेटल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सुन कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो कॉपर वायर का आप देखिए पहले 273 डिग्री केल्विन पे आपका ये तो आपका रो नोट आपको दे दिया, जैसे जैसे कुछ वैल्यू तक बढ़ा तो आपका रेसिस्टिविटी भी लीनियरली बढ़ा ना, लेकिन सम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के बाद आपका ये लिनियरली ना होके ये आपका वेरिएशन इसका एक्सपोनेंशियली होने लगता है। ये एक्सपोनेंशियली वेरिएबल है तो इसको एक्सपोनेंशियली बोलते हैं, लेकिन एक वाइड रेंज तक हम कह सकते हैं कि आपका लिनियरली होता है। फ्रॉम फिगर बी वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम ब्रैकेट में एलॉयज ऑफ
alloys of nickel, iron and chromium. Nickel, iron and chromium. From figure B, variation of resistivity with temperature of nichrome. Variation of resistivity with temperature of nichrome, ब्रैकेट में alloys of nickel, iron and chromium, ब्रैकेट बंद. ठीक है, तो इसका भी देखिए आपका लीनियरली बढ़ा है. जैसे कि आपका यहाँ पे 200 केल्विन पे तो आपका ये वैल्यू है. फिर जैसे जैसे तो इसका ग्राफ भी आपको क्या लीनियरली मिला है, स्ट्रेट लाइन मिला है. सेम फॉर मैग्नीन एंड कांस्टेंट n, वहीं पे लिख लेना है कि सेम कंडीशन फॉर या सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम कंडीशन फॉर कांस्टेंट n एंड मैग्नीन, यानी उसमें भी यही मामला होता है. फॉर सेमीकंडक्टर स्टार पॉइंट बना के, फॉर सेमीकंडक्टर कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन etc. कार्बन को सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में रखा गया है. फॉर सेमीकंडक्टर कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन etc. with increase in temperature the number density small n increases but time of relaxation tau decreases. Here increase in n, small n का मतलब क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना जी. तो फॉर इंक्रीज क्या बोले हम लोग यहाँ पे, here the increase in n, small n compensates more than, here increase in n compensates more than decrease in tau. देखो तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या आया था, ध्यान देना है. रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब ना चार्ज, तो वो आपका मोर कंपनसेट है एज कंपेयर टू क्या, डिक्रीज इन टाउ. तो लिखा जाए ड्यू टू इट फॉर सेमीकंडक्टर रो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. रो डिक्रीजेज यानी रेसिस्टिविटी है ना, रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, या रो डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रो का वैल्यू घटेगा. अब स्टार पॉइंट बना के आपका रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर जो है वो डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है. फॉर इंसुलेटर हम थोड़ा सा उल्टा अब लिखाते हैं कि टेम्परेचर कम करने पे रेसिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, जब घटेगा तो बढ़ेगा भी. फॉर इंसुलेटर increases in resistivity exponentially with decrease in temperature. For insulator increases in resistivity exponentially with decrease in temperature. Full stop. It becomes infinitely large at temperature near absolute zero. तो सुनो, नियर एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 0 केल्विन. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस ना है. हाँ तो लिखना, वही तो हम भी कह रहे हैं ना, लिख दिया. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ब्रैकेट में 0 केल्विन. तो क्या लिखे हैं अब कि कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एट दिस टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो, यानी आपका यहाँ पे कंडक्टिविटी पॉसिबल है ही नहीं. तब जस्ट इसी का उल्टा क्या, कि जब मान लीजिए टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर आपका क्या है कि डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. जब बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर दे देंगे तो उस समय आपका उसका रेसिस्टिविटी वेरी लेस हो जाएगा, जिससे आपका चार्ज का फ्लो करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा. तो फिर से प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ अल्फा in the terms of resistance is positive for metal conductor, negative for semiconductor and insulator. The value of alpha in terms of resistivity, positive for metal and negative for semiconductor and insulator. Temperature effect of resistant resistivity complete. खत्म. आया समझ में? कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई कंफ्यूजन? तो आप लोग का मैथ्स 5